Hello students, chapter current electricity, lecture number 17 for class 12th। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत से बच्चों ने मेरे पास डाली हैं कि ये सोल्व नहीं हो रहे, तो वो दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपके बोर्ड पे नोट कर दिए हैं। बोथ आर रिलेटेड टू KVL एंड KCL। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि डायग्राम किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, केवल कंपोनेंट्स की पोजीशन को तो आप चेंज कर नहीं सकते, बाकी I1 I2 डायरेक्शन वगैरह सब आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। बस केवल ये है कि लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये कंपेयर करके देख लेना है कि जहाँ पे हमारा I1 या डायग्राम में I1 था वहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो वहाँ पे फिर उसकी वैल्यू आपको पुट करके दिखा देनी है। लेकिन जिस तरह से बुक में डायग्राम है, अगर उसी को डायरेक्ट यूज करके और आप सोल्व करोगे तो जरूर बहुत से डायग्राम आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हैं जो कि बच्चों की प्रॉब्लम आई है, और ये वही क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन है जिनमें अगर इसी डायग्राम का यूज करके सोल्व करने लग गए, यानी डायरेक्ट इसी पे KVL लगा दिया लूप सेलेक्ट करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका मैंने लिखा है, फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल। तो क्वेश्चन है कि जितने भी आपके पास ब्रांचेज, अभी यहाँ पे ब्रांच देख लीजिए, 1 2 3 ब्रांच हैं, तीनों ब्रांच में आपको करंट निकालना, ये कह रहा है I1 I2 I3 निकालना है। और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल। एक चीज तो क्लियर हुई, ऑल द सेल्स आर इन पैरेलल, सभी सेल पैरेलल में है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो वही सभी के अक्रॉस रहेगा। क्लियर है ना, यानी बिल्कुल छोटा सा हो गया क्वेश्चन, केवल एक ही बार पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे डायग्राम दिया है इसी डायग्राम से सोल्व करोगे तो 1 घंटे में भी सोल्व नहीं होगा, चाहे आप करके देख लेना, करके आपने देख भी लिया है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेंगी 3, और तीनों क्यों? क्योंकि 3 वैल्यू है I की, करंट 3 है, I1 I2 I3 की फॉर्म में। अब उन तीनों को सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। तो मैं इस डायग्राम को पहले इजी वे में मोल्ड कर लेता हूँ और उसी वे में मोल्ड करता हूँ जो तरीका मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है या उसका जो एक 2-3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, वहां पे जो तरीका बताया उस तरीके के अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। तो वहां पे मैंने तरीका बताया था, आप करंट की डायरेक्शन शुरू कीजिए, चाहे कितनी भी सेल लग रही हो उनमें से सबसे ज्यादा EMF जिसका है, तो सबसे ज्यादा EMF देखिए 10 है, 4 है, 13 है, सबसे ज्यादा है 13, तो करंट निकलेगा इस डायरेक्शन में। कोई बात नहीं, आपका इसमें कुछ भी है, आप इस डायग्राम को रहने दीजिए। यानी सबसे पहले आंसर शीट के ऊपर जो डायग्राम क्वेश्चन पेपर में है उसको कॉपी मारना होता है, पहले उसको कॉपी मार लीजिए, उसके बाद उसको मोल्ड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उस पैर ऐसे लगा के और मोल्ड कर लीजिए। मोल्ड करने के बाद एक साइड में बॉक्स बना के और उसमें बता दीजिए जो आपका थ्योरी का डायग्राम था, क्वेश्चन में जो डायग्राम था उसमें जहां I1 है वहां पे मैंने I2 या जो भी लिया है, जो भी आपका आएगा डायग्राम में वो बता देना। अगर इसकी एरो नीचे है और आपके ऊपर आ रही है और आपने सपोज यहाँ पे I2 ले लिया तो I1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 हमने लिया है, बस इतना ही। तो यानी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। तो देखिए पहले मैं इसको मोल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद उस बॉक्स में क्या चेंजमेंट हुआ है वो लिखूंगा। तो ये है आपका, सपोज कीजिए ये आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसको कॉपी मारना, यानी एज इट इज इस डायग्राम की कॉपी करना। उसके बाद मोल्ड कर रहा हूं मैं इसको, तो देखिए इसके जो शेप है उसमें थोड़ा सा मैं चेंजमेंट करूंगा, या ये मान लीजिए कंपोनेंट्स की पोजीशन को थोड़ा सा
अच्छे तरीके से शो आउट करूँगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेम रखूँगा मैं, बैटरी या सेल जो भी है आपकी इनको चेंज नहीं कर रहा, ना मैं रेजिस्टेंस, मैंने कहा है कंपोनेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, केवल और केवल मैं इसको इजी वे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए वो वे क्या रहेगी, ये आपका है E3 दैट इज 13, ये भी मैं नहीं बदल सकता। E2 चाहे तो वैल्यू मत रखो, E1 क्योंकि थ्योरी वाले डायग्राम से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं I1 I2 नहीं लिख रहा, A और B भी नाम सेम रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं करंट निकालूंगा यहाँ से, कहाँ से, सबसे ज्यादा EMF वाली सेल से। सपोज यहाँ से करंट निकला I1 या सॉरी I करंट यहाँ से आपका निकला है, वो I इसमें और इसमें दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए इनके जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है, इसकी 1, इसकी है 2 और इसकी है 1, तो इन दोनों में बराबर करंट तो नहीं जा सकता क्योंकि सेल का ईएमएफ भी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू लेनी पड़ेंगे। अदरवाइज अगर ये सेल दोनों सेम होती, रेजिस्टेंस सेम होता तो मैं कर देता I/2 और उसमें भी I/2, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे I1 कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ I2। अब इन सारे के सारे करंट को यहाँ पे दिखा दीजिए, क्योंकि थ्योरी के डायग्राम में यहाँ था, यहाँ पे मैं I1 ले रहा हूँ। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी और इसके अकॉर्डिंग मैंने I1 को I1 ही लिया है। उसके बाद यहाँ पे I2, मैंने I2 को I2 ही लिया है, ये भी मेरा बिल्कुल सही आ गया, I2 ही लिया है। लेकिन मैंने I3 को चेंज कर दिया और I3 इज चेंज्ड टू, देखिए डायरेक्शन भी बदल दी मैंने, और यहाँ पे डायरेक्शन रहेगी I दैट इज माइनस ऑफ I। बस अब आपका आंसर आएगा और लास्ट में आंसर को इसके साथ कंपेयर कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। चलिए मैं सोल्व कर रहा हूं अब इसको। सबसे पहले लूप लगा रहा हूं मैं, देखिए A से जाऊंगा B पे, B से जाऊंगा E1 फिर वापस A पे आ जाऊंगा, E1 के थ्रू वापस कहाँ जाऊंगा, A पे आ जाऊंगा। लगाइए तो A से B के पास जाते समय सबसे पहले आ रही है E2 है 4 वोल्ट की, इसके किस टर्मिनल पे पहुंचा, पॉजिटिव पे, तो प्लस का क्या आएगा 4। चलो प्लस को तो रहने देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, केवल मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ, आपको नीचे अलग लाइन में लिखना है, पूरा लिखना है। अप्लाई KVL ऑन क्लोज्ड लूप A B E1 A, और फिर उसके बाद उसके नीचे इक्वेशन लिखनी है। ऐसे करके इक्वेशन आप नहीं लिख सकते। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल और कितना है 4 एज इट इज। उसके बाद मैं पहुंचा 2 के पास, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट है I2, तो प्लस एरो की डायरेक्शन में है तो प्लस रहेगा 2I2। उसके बाद मैं एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया माइनस I1, और ये इनटू में क्या है आपका 1, तो I1 ही रहेगा। और फिर मैं पहुंच गया इसके नेगेटिव टर्मिनल के पास, तो माइनस E1 की वैल्यू रख दीजिए, E1 की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सोल्व कीजिए, यहाँ पे आ गया 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 4 माइनस और ये हो गया +6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? अच्छा जी, सबसे पहले आपको एक KCL लगाना था, वो मैं बताना भूल गया, नहीं तो दिक्कत होगी। और वो KCL क्या कह रहा है, यहाँ पे लगाइए, एट पॉइंट A या एट पॉइंट B कहीं पे लगा दीजिए। I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन A, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है? या यहाँ पे लगा दीजिए, I किससे मिलके बन रहा है, इन दोनों से मिलके बन रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ऐसे आप इसमें ये यूज कर सकते हो। चलिए उसके बाद आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। तो एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी लूप लेता हूं मैं, और वो लूप ले रहा हूं कौन सी, नीचे वाले ले लूं। तो अब की बार मैं ले रहा हूं A से जाऊंगा B के पास, B से जाऊंगा E3 के पास, E3, और फिर जाऊंगा वापस A के पास, इसके ऊपर लगा दीजिए। तो यहाँ से आप लगाओगे तो वही आ गया 4 और प्लस 2I2, इतना तो ब्रांच सेम है। अब ये आ रहा है प्लस का I, प्लस का I की जगह पे क्या रख दूं, I1 I2, और ये 1 है तो केवल I1 प्लस I2। ध्यान रहे ये इक्वेशन आपको एक स्टेप और बढ़ाना है आपको जब सोल्व करोगे। मैं पहुंचा अब नेगेटिव टर्मिनल के पास,
तो -13 और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस हो गया मेरा काम, और जरूरत नहीं है। अगर आप बुक की मानोगे तो 3 बार लूप लगाना पड़ेगा, एक बार बाहर से और लगाना पड़ेगा, और तब भी गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गलतियां नहीं होंगी। तो ये आ गया 2 + 1 3i2, और ये आ गया i1 प्लस i1 इज इक्वल टू माइनस का 9 बचेगा ना, 13 - 4, और ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस का 9 और उधर जाके हो गया +9। दिस इज, चलो इसको हटा दीजिए या 3 दे लीजिए, कोई बात नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड हटा रहा हूँ, बाकी सभी को जो मेरे काम के हूँ दोनों को लिख रहा हूँ। ये मेरे काम की है नहीं, इसको हटा देता हूँ। ये भी मेरे काम की नहीं है, इसको हटा देता हूँ, और इन दोनों को नजदीक लिख देता हूँ। ये आ गया 3i2 और प्लस i1 और इज इक्वल टू 9। ऐड कर दीजिए, ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया, i1 से i1 कैंसिल, ये आ गया 5i2 इज इक्वल टू, ये भी हटा रहा हूं मैं नीचे, आप नोट करते जाना साथ साथ इक्वेशंस को। तो 5i2 इज इक्वल टू 9 + 6 15, और i2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। चलिए i2 इज इक्वल टू i2, तो ये सही है बिल्कुल, i2 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई है। i2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर उठा के फर्स्ट इक्वेशन में वापस रख दीजिए। i2 की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6 माइनस i इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ i इज इक्वल टू 0, यानी i3 की वैल्यू, i3 और i आपस में कोरस्पॉन्ड में है, तो मेरे पास i की वैल्यू आई 0 और वो भी माइनस की, तो आपका बिल्कुल सही है, यानी 0 ही रहेगा। डायरेक्शन भी मेरे पास जो है वो नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। आप देख लीजिए, अगर माइनस आ रहा है, इनमें से कोई भी एक माइनस आ रहा है, वैसे माइनस इसके साथ जाके 0 में कोई इसका रिजल्ट आएगा नहीं। सॉरी, एक मिनट देखिए, यहाँ पे शायद ही i1 है, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये 0 कैसे आ सकता है। चलिए अब सही है, i1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, i1 इज इक्वल टू 0, i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो डायरेक्शन रहने वाली है ना करंट की, वो कुछ इससे, इसके अंदर से एंटर करने वाली है, क्योंकि आपका माइनस की वैल्यू में आ रहा है। तो i1 और i1 कोरस्पॉन्ड है, तो आपका ये आया 0। देखिए अगर करंट 0 है तो डायरेक्शन आपसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इस माइनस का मीनिंग ही खत्म हो जाता है, रह जाएगा याद। चलिए 0 क्या क्या प्लस माइनस नहीं लगा सकते, तो i इज इक्वल टू i2 इतना और ये इतना, ये भी कितना आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये 3 एम्पियर मेरे पास i आया, इसकी डायरेक्शन है नीचे, और मेरे पास ये i3 था ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूं तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, i3, अगर इसको मैं रखूं, वी नो दैट i3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ i की वैल्यू कितनी है 3, तो i3 इज इक्वल टू -3 एम्पियर। आप चाहे आंसर्स को मैच करके देख लीजिए, बिल्कुल सिंबल के साथ एग्जैक्ट आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस 0 जहाँ पे आ जाए वो 0 रख देना, वहां पे माइनस को भूल जाना, चाहे वो किसी भी तरफ हो। क्लियर, i1 i2 i3 आ गया। अब देखिए किसी भी एक ब्रांच से निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना आया करंट 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में तो आएगा नहीं, प्लस में ही रहेगा, 3 × 1, भाई यही तो होता है, v इज इक्वल टू IR, i कितना 3, i कितना 3, रेजिस्टेंस कितना 1, कितना आ गया 3 वोल्ट, ऑल आर इन पैरेलल, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज 3 वोल्ट। एक अगर आपको लग रहा है कहीं पे एक कम समझ में आया तो आप रिपीट कर लीजिए, आएगा समझ में। आप अपने ही रूल से क्वेश्चन को सोल्व करें, ऐसा नहीं है बुक में थोड़ा सा डायग्राम अलग देखा तो बुक वाले का सॉल्यूशन देख के सोल्व कर लिया। कभी भी न्यूमेरिकल ऐसे क्लियर नहीं होते हैं। जो रूल मैंने आपको बताया थ्योरी में, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल मैंने करवाए आपके एज न्यूमेरिकल्स को एज एग्जाम्पल मैंने करवाया है। तो सेम टू सेम रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड करना जरूरी है, आपका डायग्राम को मोल्ड करना या एनालाइज करना जरूरी, टुकड़ों में कन्वर्ट करना उसको जरूरी है। बस
ये ध्यान रखिए, बॉक्स जरूर बना लीजिए कि हमने थ्योरी वाले डायग्राम यानी जो क्वेश्चन में डायग्राम था उसमें और जो हम कर रहे हैं उसके डायग्राम में हमने चेंजमेंट क्या किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी है, केवीएल के जो न्यूमेरिकल है मैं ये मानता हूँ फिजिक्स में इससे आसान कुछ भी नहीं है। कई बच्चे मेनली जिनके पास बायो है उन्हें अच्छा बहाना मिल रहा है सर मैथ कम आता है, मैथ तो यूज ही नहीं हो रहा, क्या तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता, वो तो कुछ है ही नहीं इसमें भी। थोड़ा सा मैं मानता हूँ दिक्कत रहती है, उनकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन आ गया तो वो अटक जाते हैं। लेकिन इनमें भी अगर वो अटक रहे हैं तो केवल और केवल मेहनत की कमी है और वो रूल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आप रूल जो मैंने बताया वही रखिए, न्यूमेरिकल 1% भी गलत नहीं हो सकता, बस थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान रखिए। अगर आपका आंसर गलत आ रहा तो ये मत सोचिए हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप एक बार दोबारा से चेक कीजिए कि आपने कहीं एरो वगैरह सही लगाई थी या नहीं लगाई थी। एरो सही है उसके बाद देखिए इक्वेशन सही बनाई थी या नहीं, सही आएगा बिल्कुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। देखो ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, हमें पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, पता नहीं इस तरह के न्यूमेरिकल एक साल में कितनी बार हम कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। बिल्कुल माइंड में तो ये रहता है कि -i3 आएगा, वो लिखा जाता है +i3, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप रीचेक करोगे तो पता जरूर चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले मैं इस डायग्राम को एज इट इज यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ, शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो ये है एक ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता कि व्हीटस्टोन है क्योंकि रेजिस्टेंस बैलेंस है नहीं, आपका रेशियो इस तरह से थोड़ा रफली ही बना रहा हूँ, नहीं तो टाइम लग जाएगा। इस तरह से ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन, और ये है 2 वोल्ट EMF, ये है 1 1 1 1.5, इधर है आपका I1 और इधर है आपका I2। तो डेफिनेटली यहाँ से I निकला होगा, बराबर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए जो इसके नाम गिवन है ABCD, आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD, यानी यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगाना है आपको, वोल्टमीटर, उसकी रीडिंग बतानी है। क्लियर। इन दोनों के अक्रॉस क्या लगाना है, वोल्टमीटर, उसकी रीडिंग बतानी। बहुत ही इजी सा आपका क्वेश्चन है, शायद कुछ भी चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई और बन ही नहीं सकता। 2 लूप हैं इसमें, पहले ही 2 हैं, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती। तो 2 लूप आप ले लीजिए, कौन कौन सी, A B C, E से होते हुए वापस A B C, E से होते हुए वापस A। तो इक्वेशन क्या बनेगी देख लीजिए। सबसे पहले मेरे को जाना है A से B के पास, A से मैं B के पास जा रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, I1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मैं अब भी एरो की डायरेक्शन में चलूंगा, अब भी एरो की डायरेक्शन में चलूंगा, +I1, और आपके पास ही आएगा -2 इज इक्वल टू 0, 2I1 इज इक्वल टू 2 और I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर, 1 एम्पियर आ गया। चलिए उसके बाद देखो करंट तो निकालना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। सिमिलरली इसके अक्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, दूसरी ABC, सही है बिल्कुल। ये देख लीजिए। अब चलना है A से, आपकी जो सेकंड लूप ले रहा हूँ, A से D, D से C, C से E से होते हुए आपका A के पास, इसके ऊपर लूप लगा दीजिए, लगा दोगे हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ 1.5 I2 और +I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये आएगा पहले आएगा -2 फिर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो गया है 1.5 और 1 3.5, I2 इज इक्वल टू 2/3.5। एक मिनट, मैं एक बार ये क्वेश्चन में ये चेक कर लेता हूँ कि 1.5 ही है या और कुछ है। नहीं, बिल्कुल सही है, 1.5 ही है। चलिए देखिए, इस तरह से आपके पास I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल इजी है। जो पोटेंशियल यहाँ से मैं यहाँ तक निकालूंगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ
वी ए बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है क्या होता है ये वी ए माइनस वी बी, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, वी इज इक्वल टू आई आर। आई कितना, I1 1 और ये कितना 1, तो ये कितना आया 1 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद देखिए मेरे को पोटेंशियल चाहिए इसका, मैं बताऊंगा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना, वी बी डी निकालना। क्या है वी बी डी, तो वो क्या निकालोगे, वी बी माइनस वी डी। तो ये आपका एज ए वी बी बिहेव करेगा और ये आपका एज ए वी डी बिहेव करेगा, बस वहां पे वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे चाहे तो आप अलग अलग करके निकालते जाओ, फिर ये कर लेना वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए माइनस वी डी, ऐसे कर लेना। लेकिन ये इजी है तो इसी को कर रहा हूँ मैं। वी ए डी क्या आएगा 1.5 और I2 की वैल्यू कितनी आई, I2 की वैल्यू आई ये, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2/3.5 इंटू I2 रेजिस्टेंस 1.5, इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया है 15 to the 30/35 5 6 7 6/7 एज इट इज रखता हूँ, 6/7 आ गया है। तो ये अब आप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कर रहा हूँ इज इक्वल टू बी की जगह पे क्या रखूंगा मैं 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका -6/7, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। सोल्व करके आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे, और आंसर आपका आ रहा है 0.2 वोल्ट। एक बार देख लो अगर सही आ रहा है कि नहीं, 7 पता चल जाएगा कहीं पे प्लस माइनस किया है या नहीं हमने। 7 - 6 1/7 0.1 10 होगा ना, 10 7 1 7 3 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसने क्या लिख रखा है आंसर में 0.2, तो सही है। 1 आपका आ रहा है 0.14, आगे जो भी आपका देख लेना। तो ये 0.2 दिखा रहा था अप्रोक्सीमेटली, आपका सही है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भी किसी बच्चे की प्रॉब्लम रह रही हो तो आज यानी मंडे को, और डेट है 18 मई को आप कंप्लीट कर ले। किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल केवीएल केसीएल या आपका पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का कोई भी न्यूमेरिकल आपका बचना नहीं चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो मैं एक लेक्चर और भी इसी के ऊपर लगा सकता हूं क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी दिक्कत कोई बचनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप अपने तरीके से, जो तरीका मैंने बताया है उसी का यूज करके न्यूमेरिकल्स को कीजिए, सारे आपके होंगे, 100% होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट चैप्टर।